प्रमाणगत प्रमाण चैतन्य से विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद इतना सामान्य लक्षण किया गया। यह प्रत्यक्ष प्रमाणगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक किया। दूसरा उसमें शंका आ गई तो स्मृति में सुख दुख की जो स्मृति हुई उस सुख दुख की स्मृति में भी प्रत्यक्षत्व के आपत्ति का वारण करने के लिए वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद प्रमाण चैतन्य से वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद इस तरह का लक्षण किया गया। ऐसा लक्षण करने के बाद भी धर्म जब शब्द से सुन करके धर्म का ज्ञान होता है तो उस धर्म के ज्ञान में भी यहाँ पर प्रत्यक्ष का लक्षण जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य ये अंतकरण में वृत्ति है और विषय भी धर्म भी अंतकरण में ही रहता है। तो इसलिए प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद तो सहज रीति से होता ही है। तो इस प्रमाणगत प्रत्यक्ष में इसकी अतिव्याप्ति हो जाएगी। उसका वारण करने के लिए यहाँ पर योग्य विशेषण दिया गया। तो क्या लक्षण हुआ? प्रमाण चैतन्यस्य योग्य वर्तमान कालीन विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद। पुनः बोला प्रमाण चैतन्यस्य योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्याभेद। यह प्रत्यक्ष का लक्षण बताया गया। अब इसके बाद आगे देख लीजिए। तब पुनः एक का ऐसे होने के बाद दशमस्तमसी का कथन किया और इसलिए अर्थात जहाँ पर योग्य विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होता है वहाँ पर ही प्रत्यक्ष हो जाता है। दशमस्तमसी यहाँ पर योग्यता है, वर्तमान भी है, तो वहाँ पर तो दशमस्तमसी में शब्दजन्य ज्ञान का भी शब्दजन्य विषय का भी यहाँ पर प्रत्यक्ष हो जाता है। अर्थात शब्द से भी अपरोक्ष ज्ञान होता है और ये सिद्धांत के लिए इष्ट ही है, ये बताया। लेकिन तो वैसे ही न्याय मत में और वेदांत मत में थोड़ा भेद प्रदर्शित किया। पर्वतो वन्यमान यह जो अनुमिति है, यह पूरी अनुमिति न्याय मत में यह अनुमिति ही है। अर्थात यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष नहीं, उनका ऐसे नहीं, ये पर्वतो वन्यमान यही अनुमिति है। सिद्धांत क्या बोलते हैं? अनुमिति वन्य के अंश में अनुमिति है, पर्वत के अंश में अनुमिति नहीं। पर्वत का प्रत्यक्ष है और वन्य का अनुमान है, वन्य की अनुमिति होती है। यह क्यों पर्वत का प्रत्यक्ष है? क्योंकि अंतकरण यह बाहर जाकर के पर्वताकार होकर पर्वत रूपी विषयावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरण वृत्ति अवच्छिन्न अर्थात प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य एक होता है। इसलिए यहाँ पर प्रत्यक्ष का प्रयोजक है तो हम उनको प्रत्यक्ष मानते हैं। लेकिन जो वन्य है, वन्य रूपी विषय वहाँ तक अंतकरण वृत्ति वहाँ जाकर उसको आच्छादित नहीं करती, इसलिए है ना, इसलिए तथा भिन्न चैतन्य ये क्या नहीं है, वहाँ पर तथा भिन्न चैतन्य होता नहीं। विषयावच्छिन्न वन्यावच्छिन्न चैतन्य और अंतकरण वृत्तियावच्छिन्न चैतन्य एक होता नहीं, इसलिए वहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं होता। फिर उस अंश में अनुमिति मानी जाती है। अब अपने पक्ष में प्रसिद्ध अनुमान का प्रतिपादन करके यहाँ पर दूसरों के मत में भी इसका अतिक्रमण उल्लंघन होता है, ये कथन करने जा रहे। कहते हैं न्याय मते तु पर्वतम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायापत्ति। एक आपत्ति आती वेदांत मत में वन्यम अनुमिनोमि ये होता है, पर्वतम पश्यामि वन्यम अनुमिनोमि। लेकिन न्याय मत में यह आपत्ति आएगी क्या कि पर्वतम अनुमिनोमि, मैं पर्वत का अनुमान करता हूँ, ऐसे अनुव्यवसाय की आपत्ति
जैसे मैं वन्य का अनुमान करता हूँ वैसे पर्वत का भी अनुमान करता हूँ। ऐसे बोलने की आपत्ति, ऐसी अनुव्यवसाय। व्यवसाय किसको कहते हैं? प्रथम ज्ञान होने वाला व्यवसाय ज्ञान। और पर्वतो वन्यमान, ये पूरा व्यवसाय ज्ञान उनके मत में है। ये सब अनुमान ज्ञान है पूरा। तो उनके मत में पर्वत को देखता हूँ ऐसे अनुव्यवसाय की आपत्ति नहीं आएगी। उनमें पर्वतम अनुमिनोमी इस तरह के अनुव्यवसाय की आपत्ति आएगी। उनको यही बोलना पड़ेगा, वन्य मनोमी पर्वतम च अनुमिनोमी। ये पर्वत को भी अनुमेय ही उनके मत में। लेकिन ऐसा व्यवहार होता नहीं। मैं पर्वत को देखता हूँ, वन्य का अनुमान करता हूँ, ऐसा ही अनुव्यवसाय होता है ना। और असन्निकृष्ट पक्ष का अनुमित हो तो सर्वांशे ज्ञानम परोक्षम। यह कहते हैं असन्निकृष्ट, जो असन्निकृष्ट असंबंधित, जहाँ पर पक्ष समीप नहीं है, ऐसे अनुमिति में सभी अंश में ज्ञान परोक्ष ही है। जो प्रत्यक्ष समीप नहीं है, ऐसे जिसमें पक्ष भी समीप नहीं है, तो पक्ष समीप नहीं है तो उसका जो ज्ञान होगा वो भी कैसा होगा? परोक्ष। और साध्य का ज्ञान होगा वो भी कैसा होगा? परोक्ष ही होता है। ये सिद्धांतिकर है। सुरभि चंदनम इत्यादि ज्ञानमपि चंदन खंडांशे अपरोक्षम सौरभांशे तु परोक्षम। सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिया चक्षुरिंद्रिया योग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य अभावात्। ये देखिए, किसी ने आगे कांच में चंदन रखा था, एक बंद डिब्बे में चंदन रख दिया, और आप लोग गए, अरे चंदन की लकड़ी है, तो आपको चंदन की लकड़ी देख करके लाल लाल दिख रही थी, तो आप क्या बोलते हैं? बहुत अरे सुगंधी चंदन की लकड़ी है ये, बोलते कि नहीं? उसका सुगंध लिया क्या आपने? नहीं। लेकिन क्या बोलते हैं? ये सुगंधी चंदन की लकड़ी है। इसमें जो लकड़ी का प्रत्यक्ष हुआ, चंदन खंड का प्रत्यक्ष हुआ, वो चाक्षुष प्रत्यक्ष है। लेकिन जो गंध का ज्ञान हुआ, सुरभि चंदनम, सुगंधी चंदन, ये जो आपको ज्ञान हुआ, वो चंदन का चक्षु के द्वारा प्रत्यक्ष होता है? नहीं। चाक्षुष प्रत्यक्ष के अयोग्य चंदन है, इसलिए उसका चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। कि होता है? चंदन का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। क्यों? क्योंकि लक्षण में हमने योग्य पद दिया है। कैसे विषय होना चाहिए? योग्य वर्तमान कालीन विषय होना चाहिए। यह योग्य विषय नहीं, इसलिए चाक्षुष प्रत्यक्ष गंध का होता नहीं। तो फिर इस यहाँ पर चंदन खंड प्रत्यक्ष है, लेकिन वह गंध अनुमित है। गंध को हम अनुमान के द्वारा जानते हैं। जो चंदन खंड होता है वह सुगंधी होता है। यह चंदन खंड है, यह भी सुगंधी है। इस तरह से चंदन खंड का प्रत्यक्ष और सुरभि गंधक की इस अंश में अनुमिति होती है। कहा कि सौरभ्यस्य चक्षुरिंद्रिया योग्यतया योग्यत्व घटितस्य निरुक्त लक्षणस्य, पूर्व में योग्यता घटित बताया हुआ जो लक्षण है उसका वहाँ पर अभाव है, इसलिए उसका प्रत्यक्ष नहीं होता। अब और कहते हैं कि न च एवं एकत्र ज्ञाने
परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे तयोर जातित्वं न स्याद् इति वाच्यम। यह कहता है कि आपने क्या किया, पर्वतो वन्यमान इत्याकारक एक ज्ञान है ना। तो इस एक ही ज्ञान में पर्वत अंश में प्रत्यक्ष मान लिया और वन्य रूप अंश में परोक्ष मान लिया, तो यहाँ पर कोई एक जाति नहीं होगी ना। पर्वतो वन्यमान ये इस प्रकार का जो ज्ञान है उसमें जाति क्या होगी। परोक्षत्व प्रत्यक्षत्व परोक्षत्वयोर जातित्वम न स्यात्। यह दोनों भी जाति नहीं होगी, प्रत्यक्षत्व भी जाति सिद्ध नहीं होगी और परोक्षत्व भी जाति सिद्ध नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जाति सिद्ध होने में क्या हानि है? हम परोक्षत्व को भी जाति मानेंगे और प्रत्यक्षत्व को भी जाति मानते हैं। ये जाति क्यों नहीं बनेगी? वो कहते हैं एक दोष है, जाति का बाधन करने वाला एक संकर दोष है। संकर हो गया तो एक जाति का रहता ही नहीं है कि नहीं, वो दूसरे अलग ही बन जाता है। ये व्यवहार में भी एक पदार्थ आपने एक दूसरे मिल गया तो एक जाति का एक पदार्थ नहीं रहता। वैसे यहाँ संकर होता है। संकर किसको कहते हैं? परस्परात्यंता भाव समानाधिकारण धर्मयोः एकत्र समावेशः संकर। परस्परात्यंता भाव परस्परात्यंता भाव समानाधिकरण धर्मयोः समानाधिकरण धर्मयोः परस्परात्यंता भाव भाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः। क्या है? एक परंपरा परंपरा को परस्पर का छोड़ दो, परस्पर हम कह रहे परस्पर अत्यंत भाव समानाधिकरण धर्मयोः एकत्र समावेशः संकर। ये संकर है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास तीन ज्ञान है। एक ज्ञान है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा ज्ञान है परोक्ष ज्ञान और तीसरा ज्ञान है अनुभूति। ऐसे तीन ज्ञान है। अब परस्पर आत्यंता भाव समानाधिकरण जो धर्म, अब देखो तो इसमें धर्म है एक प्रत्यक्षत्व, इसमें रहता है परोक्षत्व और आत्मानुमिति में रहता है प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व। पर्वतांश में प्रत्यक्ष हो गए ना, तो धर्म रहे। अब देखो परोक्षत्वात्यंता भगवान प्रत्यक्ष है कि नहीं? परोक्षत्व का अतिशय अभाव है, यहाँ पर प्रत्यक्ष में अभाव हो गया। प्रत्यक्षत्व का अत्यंता भाव है परोक्ष में, है कि नहीं? परस्पर जो अत्यंता भाव, इसका अत्यंत भाव यहाँ पर, इसका अत्यंता भाव यहाँ पर। परस्पर जो अत्यंता भाव, इसका अत्यंता भाव यहाँ पर है, यहाँ रहने वाला धर्म प्रत्यक्षत्व।
इसका अत्यंताभाव यहाँ पर है, यहाँ रहने वाला धर्म परोक्षत्व। तो परस्पर जो अत्यंता भाव, उस अत्यंता भाव के अधिकरण में रहने वाले धर्म अर्थात दोनों विरुद्ध धर्म है ना, उन और वे दोनों विरुद्ध धर्म कहाँ आते हैं? ये दोनों भी धर्म परस्पर अत्यंता भाव समानाधिकरण, जो दो अलग अलग धर्म, उन दोनों का एकत्र समावेश हो गया अनुभूति में। दोनों एकत्र आ गए तो यह प्रत्यक्षत्व को भी जाति नहीं कह सकते और परोक्षत्व को भी जाति नहीं कह सकते। ऐसे दो एकत्र धर्म जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जाति नहीं होती, इसको ही कहते हैं जाति संकर। तो इसलिए कहा प्रत्यक्षत्व और परोक्षत्व ये दोनों जाति नहीं होगी। कहा कि नच एवं एकत्र ज्ञाने परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः अभ्युपगमे, एक ही ज्ञान में परोक्षत्व और अपरोक्षत्व स्वीकार करने पर तयोः परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः जातित्वं न स्यात्, परोक्षत्व अपरोक्षत्व और अपरोक्षत्व यह दोनों भी धर्म जाति नहीं होंगे। इति वाच्यम, ऐसे भी कहना चाहोगे तो उत्तर देते न च वाच्यम, यह नहीं कहना चाहिए। क्यों? इष्टत्वात्, हमको तो इष्ट ही है, हम उसको जाति मानते ही नहीं। अच्छा, ये पूर्व पक्ष न्याय जाति मानता है उसको, वेदांति मानते नहीं है। इष्टत्वात्, हाँ? इष्टत्वात् सिद्धांति कहते हैं जातित्व उपाधित्व परिभाषाया सकल प्रमाणागोचरतया अप्रमाणिकत्वात्। ये बताए थे ना, एक जाति है, एक उपाधि होती है, न्याय मत में बताया जाता है। तो ये कहते हैं कि जातित्व की परिभाषा और उपाधित्व की परिभाषा, जाति की जो परिभाषा की गई, क्या की गई? एकम नित्यम अनेकानुगतम साजात सामान्यम, कोई जाति है। तो ये जो परिभाषा है किसी भी प्रमाण के द्वारा ये ज्ञात नहीं है। ये परिभाषा कहाँ आपने बनाई? आपने बनाई होगी। तो जातित्व उपाधित्व की जो परिभाषाएं है, अर्थात परिभाषा का संकेत है ना, यह स्व शास्त्रीय संज्ञा है, लेकिन यह किसी भी प्रमाण से ज्ञात नहीं होती, इसलिए वो अप्रामाणिक है। वह जाति और उपाधि ये मानना हमारे मत में अप्रामाणिक है। धर्मराजा धैर्येंद्र खंडन कर रहे हैं। घटोयम इत्यादि प्रत्यक्षम ही घटत्वादि सद्भावे मानम न तो तस्य जातित्वे। कहते करे घटोयम घटोयम, ये जो प्रत्यक्ष प्रमाण है, ये प्रत्यक्ष प्रमाण ही तो जाति की सिद्धि करता है। तो कहता नहीं, घटोयम यह घट के अस्तित्व में प्रमाण है, जाति की सिद्धि में प्रमाण नहीं है। घट बोलने से घटत्व जाति की सिद्धि नहीं होती। ये जाति, हाँ घटत्व धर्म सिद्ध होगा, लेकिन घटत्व जाति है, ये कैसे सिद्ध होगा? सामान्य धर्म मान सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन घटत्व जाति ही है, ये मानने में कोई प्रमाण नहीं है। न तो तस्य जातित्वेपि, माना उसके जातित्व में भी कोई प्रमाण नहीं है। अच्छा, जातित्व रूप साध्या प्रसिद्धो तत्साधक कानुमानम मानस्यापि अनवकाशात। कोई कहेगा नहीं नहीं, हम तो अनुमान करेंगे, अनुमान से जाति की सिद्ध होगी। तो सिद्धांति सीधा सीधा बोलते, अरे जातित्व रूप साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है। साध्य प्रसिद्ध होगा तो उसके सिद्धि के विषय में अनुमान करना ठीक है, लेकिन जातित्व रूप साध्य ही प्रसिद्ध नहीं है तो उसके लिए किया जाने वाला अनुमान भी क्या होगा? हाँ, अनुमान के लिए भी कोई जगह अवकाश नहीं मिलेगा। कोई कहा पूर्व पक्ष कह सकता है
प्रत्यक्ष का अभाव होने पर भी घटत्वादिकम जाति ही उपाधि भिन्न सामान्य धर्मवत्वात् सत्तावत, ये हम अनुमान करेंगे। ऐसा अनुमान करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है। लेकिन कहता है घटित्वादिकम जाति ही, यह अनुमान भी आप नहीं कर सकते। यह अनुमान करना ठीक नहीं है, क्योंकि जाति तो रूप साध्य की सिद्धि हो तब उसके उसके सिद्ध करने वाला अनुमान हो सकता है। इसलिए जाति तो रूप साध्य की प्रसिद्धि होने पर तद विषयक अनुमान के लिए भी कोई अवकाश नहीं है। आगे कहते हैं समवाया सिद्ध्याम ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से अनित्यतया च नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य घटत्वादव असिद्धेश्च। तो पूर्व पक्षी करता है कैसे नहीं होगा, अरे एकम नित्यम है ना, अनेक समवेतत्वम, ये तो जाति का लक्षण किया गया है। तो ये कहते हैं अरे समवाय तो सिद्ध होना चाहिए ना, समवाय संबंध समवेत कौन होता है, समवाय संबंध से रहने वाला समवेत होता है। लेकिन समवाय ही सिद्ध नहीं है। समवाय किस में सिद्ध होता है, नित्य व खदत्व पदार्थ होना चाहिए ना, नित्य संबंध वाला हो। कहते समवाया सिद्ध्या ब्रह्म भिन्न निखिल प्रपंच से अनित्यतया, समवाय असिद्ध है और ब्रह्म से भिन्न संपूर्ण प्रपंच कैसा है, अनित्य है। ब्रह्म भिन्न सकल प्रपंच अनित्य होने से नित्यत्व समवेतत्व घटित जातित्वस्य, जाति क्या है, एकम नित्यम, अर्थात जाति में, जाति के लक्षण में नित्यत्व का प्रयोग है। लेकिन ब्रह्म से अतिरिक्त तो कोई नित्य है ही नहीं, तो क्या नित्य होगा, जाति नित्य होनी चाहिए, ब्रह्म एक नित्य है, संपूर्ण अनित्य है, तो नित्य कौन होगा आगे अलग। पर ठीक है, समवाय संबंध से रहने वाला, अरे समवाय ही नहीं है तो समवेत क्या होगा। इसीलिए नित्यत्व घटित, नित्यत्व समवेतत्व घटित, नित्यत्व घटित नित्यत्व से युक्त और समवेतत्व से युक्त जो जाति का लक्षण है वही घटत्वादियों में असिद्ध है, इसलिए घटत्व नित्य नहीं है। एवं उपाधित्वम अपि निरसनीयम, इसी तरह उपाधि का भी खंडन करना चाहिए। दोनों भी रीति से यहाँ पर जाति की सिद्धि नहीं होती। आगे कहते हैं ये ऐसी स्थिति होने पर भी एक सैव चैतन्य से, आपका एक ही चैतन्य है, वह परोक्षत्व और अपरोक्षत्व ये धर्म से युक्त हो जाएगा ना, क्योंकि आपने पर्वतो वन्यमान इस ज्ञान को क्या माना है, परोक्ष अपरोक्ष, पर्वतांश में प्रत्यक्ष और वन्यांश में परोक्ष, तो एक ही चैतन्य, यहाँ पर ज्ञान तो आपका चैतन्य ही है, तो एक ही चैतन्य परोक्षत्व और अपरोक्षत्व इन दो धर्मों से युक्त हो जाएगा, तो विरुद्ध धर्म युक्तत्व की आपत्ति आएगी। तो सिद्धांति कहते देखो पर्वतो वन्यमान इत्यादो पर्वतांशे वन्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण तद्वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्वापरोक्षत्वयोः एकत्र चैतन्य वृत्तौ न विरोध। कहते हैं कि हम पर्वतांश और वन्यांश इनमें एक वृत्ति मानते ही नहीं ना, पर्वतांश में प्रत्यक्ष वृत्ति है, वन्यांश में अनुमानिक वृत्ति है ना, ये दोनों वृत्तियां अलग अलग होती है। इसलिए ये कहते पर्वतो वन्यमान इत्यादो पर्वतांशे वन्यांशे च अंतःकरण वृत्ति भेदांगीकारेण
दोनों जगह पर अंतकरण वृत्ति के भेद का अंगीकार किए जाने से तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन उसकी जो वृत्ति का अवच्छेदक है ना, वो वृत्ति रूपी अवच्छेदक अलग अलग हो गया। अवच्छेदक अलग है तो उसमें प्रतिबिंब चैतन्य अलग अलग हो जाएगा। तत्तद वृत्त्यवच्छेदक भेदेन परोक्षत्व अपरोक्षत्वयोः, परोक्षत्व और अपरोक्षत्व ये दोनों भी अलग अलग अवच्छेद में एक ही चैतन्य में रहने में कोई विरोध नहीं। देश एक ही चैतन्य में परोक्षत्व रहेगा कब? पर अनुमान वृत्त्यवच्छेदेन, अनुमानजन्य वृत्त्यवच्छेदेन परोक्षत्व रहेगा, उसी चैतन्य में रहेगा। और पर प्रत्यक्ष वृत्त्यवच्छेदेन उसी चैतन्य में अपरोक्षत्व भी रहेगा। अर्थात भिन्न भिन्न अवच्छेद से भिन्न भिन्न धर्म रहे तो कोई समस्या नहीं होती। हाँ, एकावच्छेदेन दो वृत्ति रहना ये विरोध है, लेकिन भिन्न भिन्न अवच्छेद से दो अलग अलग धर्म रहने में कोई समस्या नहीं है, यह सिद्धांति जी ने कहा। तथा च तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्नत्वं तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य तद अंशे प्रत्यक्षत्वम। अब इसलिए एक पद जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम आत्मव्याप्ति एक में चैतन्य धर्म की आपत्ति हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा? अब तदवृत्त्या तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, बोलो तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न ज्ञानस्य, ते प्रमाणावच्छिन्न चैतन्य से करते थे ना, तो यहाँ पर प्रमाणार्थक वृत्ति तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, अर्थात ज्ञानस्य, ठीक ना? तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, 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 तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न भेद तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न, और भेद और भेदत्व, या कोई भेद है क्या? ये आपको लक्षण ध्यान में रहना, जैसे पहले बोलते हैं वैसे बोल रहे हैं, है ना? तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः, वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भिन्न, तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः, तत्तदिंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः। वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेदः। पुनः बोलिए अभी तक। तत्तदाकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्यस्य, योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद तत्तदंशे प्रत्यक्षम, यही उस पदार्थ के अंश के प्रत्यक्ष में लक्षण हो गया। यही है तत्तदंश में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, यही हो गया। तत्तदंश में प्रत्यक्ष यानी वन्य अंश में प्रत्यक्ष, अग्नि अंश में प्रत्यक्ष, तत्तद अंश में प्रत्यक्षत्व क्या है वही बताया। तत्तदाकार वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्यस्य तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषयावच्छिन्न चैतन्य भेद, ये लक्षण किया। अब इस लक्षण का समन्वय देखते हैं। जैसे यह है पर्वतो वन्यमान ये ज्ञान,
अब यहाँ पर तदाकार, तत् ये एक लिया पर्वत, तदाकार पर्वताकार जो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, पर्वत के आकार की हुई जो वृत्ति, उस पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न जो चैतन्य उसका, और तत्तद इंद्रिय योग्य वर्तमान विषय कौन? पर्वत। चक्षुरेंद्रिय का जैसे तत्तदाकार पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, ठीक हो गया ने। और चक्षुरेंद्रिय योग्य वर्तमान विषय कौन है? पर्वत है ना। विषय वर पर्वत है कि नहीं? तो विषयावच्छिन्न चैतन्य और पर्वताकार वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों का भेद हो गया कि नहीं? यही अभेद ही पर्वत रूपी अंश के प्रत्यक्ष में कारण है। क्या है? पर्वत रूप अंश में प्रत्यक्ष का कारण बताया गया। समय आधे घंटे का भाई। ठीक, देखिए आगे देखिए। घटादेर विषयस्य प्रत्यक्षम तु प्रमात्र भिन्नत्वम, परंतु बंद करिए, स्टॉप। एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक बताया गया। अब यहाँ से आगे प्रत्यक्ष जो विषय है, विषयगत ज्ञान को भी हम प्रत्यक्ष कहते हैं और विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। अर्थात ज्ञान को प्रत्यक्ष कहने का क्या तात्पर्य है? ज्ञान को क्यों प्रत्यक्ष कहते हैं, उसका प्रयोजक क्या है? और विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं, तो विषय को प्रत्यक्ष कहने का प्रयोजक क्या है, इसका अब हम विचार करने जा रहे हैं। घटादेर विषय से प्रत्यक्षत्वम तो प्रमात्र भिन्नत्वम। घटादि विषय को जो हम प्रत्यक्ष कहते हैं ना, हाँ, घटादि विषय को, घटादि विषय के प्रत्यक्ष का प्रयोजक है प्रमात्र भिन्नत्वम। ये घटादि विषय प्रमाता से अभिन्न हो जाना, यही घटादि विषय के विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। यह प्रतिज्ञा हो गई। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु घटादे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य भेद, ननु कथम घटादे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य भेद। अहम इमं पश्यामि इति भेदानुभव विरोधात इति। पहले से पूर्व पक्षी शंका कर रहा है। आपको क्या बोलना पड़ेगा? अंत का, अब घटादि विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य, इन दोनों चैतन्य का क्या करना पड़ता है? आप भेद बताना है ना, है कि नहीं? तो यह ऐसा यहाँ पर जो अभेद बताया जाएगा, है कि नहीं? घटावच्छिन्न चैतन्य है ना, घटावच्छिन्न चैतन्य। और अब ये समझो ये अंतकरण हो गया और घट यहाँ पर है। हो गया कि नहीं? जो ये घट और ये अंतकरण। अब अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य एक हो जाएगा तभी दोनों का भेद होगा। प्रमात्र चैतन्य वही है, अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, ये दोनों चैतन्य एक होगा तभी उनका अभेद होगा, तभी प्रत्यक्ष होता है। यही प्रयोजक किया। प्रमात्र चैतन्य विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्य भेदः विषयगत प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम।
ये आप लिखन लिख लेना। प्रमा हाँ, विषयगत विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमात्र चैतन्य भेदः विषयगत प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम्। यह लक्षण हमारा पहला हुआ। विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक का लक्षण क्या हुआ, बोलिए? विषयावच्छिन्न चैतन्यस्य प्रमातृणे रे, प्रमात्रवच्छिन्न, कुछ भी बोलते रहते हैं, संधि करते नहीं, कुछ नहीं है ना। विषयावच्छिन्न चैतन्य से प्रमात्र चैतन्य भेद, प्रमातृ चैतन्य ऐसा करेगा, प्रमात्र नहीं, प्रमातृ चैतन्य भेद, प्रमातृ ही करिए, प्रमातृ चैतन्य कसं होईल, प्रमातृ चैतन्य आव भेद, गड़बड़ बताया हमने। आगे पूर्व पक्षी शंका करता है, अब ये प्रमातृ चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा तो प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ननु कथम घटादे अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य भेद, घटादि विषयों का अंतकरणावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होगा ही कैसे? विषय तो बाहर दूर है, घट तो अंतकरण तो अंदर है, इन दोनों का अभेद होगा कैसे? अहम इमं पश्यामि, मैं इसको जानता हूँ, ये कहता है, और इस प्रकार इसको मैं जानता हूँ, अर्थ जिसको जानना है वो अलग और मैं अलग हूँ। इस प्रकार प्रमाता और प्रमात्र चैतन्य और विषय चैतन्य, इन दोनों चैतन्यों में भेद होने के कारण इन दोनों का अभेद कैसे होगा? ये क्या हो गई? इस तरह की शंका की। उसी शंका का उत्तर सिद्धांति देते हैं, उच्यते प्रमात्र भेदो नाम न तदैक्यम, प्रमाता का विषय के प्रमात्र चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का भेद अर्थात इन दोनों की एकता। यहाँ पर विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य की एकता, ये हम बोलते ही नहीं ना, हमारा तात्पर्य समझना चाहिए ना। पहले से आप प्रमाणगत चैतन्य का और विषयावच्छिन्न चैतन्य का अभेद वहाँ अभेद लिया तो यहाँ पर भी अभेद ही होगा, ऐसा थोड़ा ही है। हाँ, प्रमात्र चैतन्य का विषयगत चैतन्य के साथ अभेद जो बताया, प्रमाता के साथ अभेद, उसका तात्पर्य अलग है। क्या है तात्पर्य? तो बोलते हैं, सुनो लक्षण, प्रमात्र सत्ता अतिरिक्त सत्ता कत्वा भाव, विषय चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य का नया विषय का प्रमाता के साथ अभेद होना, यही जो पहले लक्षण लिया है ना, विषय से प्रमात्र भाव प्रत्यय प्रमात्र भेद, विषय से प्रमात्र भेद विषयगत प्रत्यक्षस्य प्रयोजकम, विषय से प्रमात्र भेद, क्या लिखा है? विषय का प्रमाता के साथ अभेद होना, यही विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। विषयगत प्रत्यक्ष क्या प्रयोजक है? विषय का प्रमाता के साथ अभेद हो जाना, न कि विषयावच्छिन्न चैतन्य का प्रमात्रावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद होना। फिर यह अभेद कैसा है? विषय का प्रमाता के साथ जो अभेद बताया आपने, वो किस तरह का है? कहते सुनिए, प्रमात्र सत्ता त्रिक्त सत्ता कत्वा भाव, क्या लक्षण है?
प्रमातृ सत्तातिरिक्त सत्ता का प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावः प्रमातृ सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावः प्रमात्र सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावः। प्रमातृ सत्तातिरिक्त सत्ता कत्वा भावः। देखो प्रमाता की जो सत्ता है उस सत्ता से अतिरिक्त सत्ता का विषय अभाव हो जाना। प्रमाता की जो सत्ता है उसके अतिरिक्त विषय की सत्ता न होना, यही प्रमाता के साथ विषय का अभेद है और यही विषयगत प्रत्यक्ष का प्रयोजक है। उसका थोड़ा स्पष्टीकरण करके बताइए ये कैसे है। तो कहते तथा च घटादेः स्वावच्छिन्न चैतन्य अध्यस्ततया। घटादि कहाँ अध्यस्त है? घटावच्छिन्न चैतन्य में। स्वावच्छिन्न घट कहाँ अध्यस्त है? घटावच्छिन्न चैतन्य में घट अध्यस्त है ना। अर्थात विषय चैतन्य की सत्ता ही घट की सत्ता है, क्योंकि आद्यस्थ पदार्थ की सत्ता ये अधिष्ठान की सत्ता होती है। अधिष्ठान के अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता होती नहीं। अर्थात विषयावच्छिन्न जो घटाधिष्ठान चैतन्य है उसके अतिरिक्त घट की सत्ता है नहीं, ये सिद्ध होता है ना। देखो विषय चैतन्य सत्ता एवं विषयावच्छिन्न चैतन्य की सत्ता ही घटादि की सत्ता अर्थात विषय की सत्ता है। अधिष्ठान सत्तातिरिक्ताया आरोपित सत्ताया अनंगीकारात्, एक नियम है, ध्यान कंठस्थ करना होता है। कहते कि अधिष्ठान की सत्ता से अतिरिक्त आरोपित की सत्ता का स्वीकार न किए जाने से घटाद्यवच्छिन्न चैतन्य के अतिरिक्त घटादि की सत्ता नहीं है। विषय चैतन्यंच पूर्वोक्त प्रकारेण प्रमातृ चैतन्यमेव, और विषय चैतन्य पूर्व बताए हुए प्रकार से अंतःकरण वृत्ति बाहर जाकर घटादि देशाकार हो जाती है कि नहीं। तो विषय चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य क्या है? दोनों एक ही है, अलग नहीं है। इसलिए प्रमात्र चैतन्य सैव घटाद्यधिष्ठान तया, फिर घट का अधिष्ठान कौन बन गया? प्रमात्र चैतन्य। अर्थात विषय चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य एक हो गया। दोनों चैतन्य एक हो जाने से और घट की सत्ता भी कौन हो गई? प्रमात्र सत्ता ही घट की सत्ता हो गई। अर्थात विषयावच्छिन्न चैतन्य के सत्ता से ही घट की सत्ता है, और जो विषयावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्र चैतन्य अलग नहीं, अर्थात प्रमात्र चैतन्य के सत्ता से ही घट की सत्ता है। इसलिए प्रमात्र चैतन्य अतिरिक्त घट की बिल्कुल दूसरी सत्ता नहीं है। इसलिए प्रमात्र चैतन्य से घटाधिष्ठानतया प्रमात्र सत्ता एवं घटादि सत्ता, प्रमाता की सत्ता ही घटादि की सत्ता है, न अन्य इति सिद्धम घटादेः अपरोक्षत्वम। इस प्रकार घटादि की अपरोक्षता सिद्ध हुई। ठीक ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।